हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। हमारा 40 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है आईबीपीएस आरआरबी प्योर क्लर्क के लिए, जिसका आज डे 17 है और आज हम अर्थमेटिक स्पेशल चलाने वाले हैं। जी हां, अर्थमेटिक स्पेशल, जहां पर हम अर्थमेटिक के अलग अलग चैप्टर्स के सारे सवालों को एक साथ इस सेशन में करने वाले हैं। और ये वो टॉपिक है, ये वो सेक्शन है आपके पेपर का जहां पर आप थोड़ा सा बहुत लीनियंट हो जाते हो, बहुत हल्के में लेते हो इसको। आपको लगता है कि सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, नंबर सीरीज कर लेते हैं, इनइक्वालिटी कर लेते हैं, है ना, डीआई कर लेते हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं अर्थमेटिक भी आपको हेल्प करता है आपके सिलेक्शन में, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके सिलेक्शन में। तो आज के सेशन में बहुत चुन चुन के मैंने सवाल लिए हैं, बहुत ही सिलेक्टेड सवाल जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल या इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो सवाल हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपके सामने है, पढ़ते हैं अच्छे से इसको। सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। आपसे बोल रहा है, एन इंजीनियर undertakes a project to build a road 15 kilometer long in 40 days and employs 45 men for the purpose. After 10 days, he finds only 2.5 kilometer of the road has been completed. Find the approximate number of extra men he must employ to finish the work on time. अब यहां पर हो क्या रहा है कि आपने एक इंजीनियर है, उसने एक प्रोजेक्ट लिया है एक रोड को बनाने का, उसकी लंबाई 15 किलोमीटर है और उसे 40 दिन में उसको पूरा करने का उसने वादा किया है और उसके लिए उसने 45 व्यक्तियों को काम पर रख भी लिया है। बट 10 दिन बाद जब वो काम पर गया, देखने गया, साइट पर गया, तो उसने देखा कि केवल 2.5 किलोमीटर रोड ही बन पाई है और उसे ऐसा फील हो रहा है कि इस तरह से तो काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कितने एक्स्ट्रा वर्कर्स को, मैन को रखे जिससे कि काम जो है वो टाइम पर हो जाए, है ना, टाइम पर हो जाए। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि भैया कितने वर्कर्स हैं सर, 45 वर्कर्स हैं। कितने वर्कर्स हैं, 45 वर्कर्स हैं। और इन्होंने कितने दिन काम किया सर, इन्होंने 10 दिन तक तो काम किया और 10 दिन तक काम करने पर इन्होंने कितना, 2.5 किलोमीटर इन्होंने रोड बना दी। अब बात करते हैं सर यहाँ पर, अब बात करते हैं यहाँ पर कि अब 15 में से 2.5 तो बन चुका, तो अब कितना बचा सर, 12.5। ठीक है सर। और 40 दिन गुजर चुके थे, 40 दिन में से 10 दिन गुजर चुके थे, तो बचा कितना सर आपके पास में, 30 दिन। और वर्कर 45 तो आपके पास ऑलरेडी हैं, बट आपको और कितने की जरूरत है ये आपसे पूछ रहा है ना। तो हमने मान लिया कि P की जरूरत है हमें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पर सर, इसमें जो सबसे कठिन काम है उसको पहले कर लेते हैं। यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं, तो यहाँ से डेसिमल हटा दिया तो ये 25 और वो 125, तो ये जाएगा कितनी बार सर, 5 बार। ठीक है सर। और यहाँ से अगर हम 5 को कैंसिल करें, 5 से इसको कैंसिल करें तो ये 6 बार जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, हमने बोला सर ये 3 से जाएगा 2 बार। ठीक है, ये 3 से जाएगा 15 बार। ठीक है, ये 2 से जाएगा कितनी बार सर, 5 बार। तो ये कितना हो जाएगा सर, 75। और सामने यहाँ पर कितना लिखा सर, 45 प्लस P। तो यहाँ से जो P की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 30। तो ये आपके सवाल का सही जवाब होगा, यानी कि पहला ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। सिंपल है, सरल है, आसान है, इजी है। 45 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, 2.5 किलोमीटर रोड बना दी। अब बचा कितना, 12.5 किलोमीटर, है ना। दिन कितने बचे, 40 में से 10 तो चले गए, बचे कितने, 30। अब 45 प्लस P लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे, तो कितने लोगों की आवश्यकता ये पूछ रहा था, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, चलो, सिंपल था, आसान था, ईजी था। चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि 5 years ago Amit's age at that time was 1/3 of Somi's age। ठीक है, तो 5 साल पहले अमित की जो एज होगी उस समय, वो सोमी की उस समय की एज का 1/3 होगी। अच्छा, द रेशियो ऑफ अमित एज 6 year hence एंड सोमी एज 10 year hence, यानी कि अमित की 6 साल बाद की एज, सोमी की 10 साल बाद की एज का रेशियो 1:2 है। व्हाट वाज द सोमीज एज 3 years ago। तो अभी वर्तमान से 3 साल पहले सोमी की एज क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखते हैं। तो हमने बोला सर यहाँ पर 2 लोग हैं, एक है अमित और एक है सोमी। ठीक है, एक है सोमी। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, हमने ये बोला कि इसकी एज हमने x मान ली, प्रेजेंट एज, इसकी हमने मान ली y, प्रेजेंट एज मान ली हमने x और y। ठीक है सर। अब आपसे क्या बोल रहा है कि 5 year ago, 5 year ago यानी कि ये हो जाएगा x - 5, ये हो जाएगा सर y - 5।
ठीक है सर। तो आपसे बोला अमित की जो एज होगी उस समय वो 1/3 होगी सोमी की एज का उस समय, यानी कि उस समय की एज का 1/3 करेंगे तो इनके बीच में ये रिलेशन आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 3x - 15 इज इक्वल टू y - 5। इसको हम लिख सकते हैं 3x - y, 15 उधर जाएगा तो ये 10 बचेगा। तो आपके पास में एक रिलेशन आ गया, एक रिलेशन आ गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं भैया? अब वो बोल रहा है कि भैया जो आपका अमित का एज है 6 साल बाद का, ठीक है सर, 6 साल बाद चले जाते हैं। तो हमने यहाँ पर बोला कि भैया अमित की जो एज होगी 6 साल बाद वो कितनी होगी सर x + 6, और सोमी की एज कितनी बोल रहा है भैया 10 साल बाद, यानी कि आपके पास y + 10 है ना। इसका रेशियो वो बोल रहा है 1:2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 12 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा सर y + 10। तो y - 2x जो होगा वो 2 के बराबर आएगा। तो ये आपके पास में एक सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशन x और y के फॉर्म में है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तो y प्लस में y माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 3x और 2x का डिफरेंस जो है वो आपके पास में x आ जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर आपके पास में 12 आ जाएगी। आपसे पूछा सोमी के बारे में था, ठीक है। तो x की वैल्यू 12 आ गई, तो x की वैल्यू कहीं पर पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू 12 पुट करेंगे तो ये बनेगा सर 36। 36 में से क्या माइनस करेंगे, 10 आ जाए। तो मैंने कहा y की वैल्यू आनी चाहिए सर 26। तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर 26। तो आपसे ये पूछा है क्या? नहीं, आपसे पूछा है सोमी की एज जो होगी वो 3 साल पहले क्या होगी, यानी इससे 3 कम करेंगे, तो इससे 3 कम करेंगे तो कितना आएगा सर 23 आएगा। ठीक है, सिंपल था, सरल था, इजी था, है ना। सिंपल एज का सवाल, बेसिक एज का सवाल, इसमें कुछ भी कठिनाई किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत भैया? भैया बड़े भैया कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको? नहीं, सिंपल था। ठीक है, प्रेजेंट एज मान ली, 5 साल पहले चले गए, 5 साल पहले मतलब पीछे चले गए, उनके बीच में रिलेशन था कि अमित की एज 1/3 होगी, लिख दिया, कर दिया, एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद बोल रहा है कि भैया दोनों की एज में इसकी एज 6 साल बाद, इसकी एज 10 साल बाद जो होगी उसका रेशियो 1:2 होगा। सॉल्व किया, एक और रिलेशन मिल गया x और y में, दोनों को यूज करके x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाली। y को हमें 3 साल पीछे करना था, आंसर आ गया 23। ठीक है बेटा, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल को बहुत आराम से ध्यान से पढ़ेंगे। इन ए स्कूल देयर आर 1800 स्टूडेंट्स, लास्ट डे एक्सेप्ट 4% ऑफ द बॉयज, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द स्कूल। टुडे एक्सेप्ट 5% ऑफ द गर्ल्स, ऑल द स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द स्कूल, बट इन बोथ द डेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल वर सेम। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज। तो आपसे बोल रहा है कि स्कूल है जिसमें 1800 विद्यार्थी हैं, उसमें से हो क्या रहा है कि जो लास्ट डे था, ठीक है, उसमें 4% बच्चों को छोड़कर बाकी सभी बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट थे। वर्तमान में आपसे क्या बोल रहा है कि टुडे मतलब अभी बोल रहा है आपसे कि भैया 5% गर्ल्स को छोड़कर बाकी सब प्रेजेंट हैं, बट दोनों ही दिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो सेम है। ठीक है, अच्छा, आपसे बोल रहा है कि अभी गर्ल्स की संख्या कितनी होगी। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। हमने मान लिया सर बॉयज हैं आपके पास में B और गर्ल्स हैं आपके पास में G। ठीक है, इतने बॉयज हैं इतने गर्ल्स हैं, और इनका जो टोटल है वो हमें मालूम है कि वो कितना है सर 1800 है। इनका जो टोटल है वो हमें मालूम है कितना है 1800, ये हमें पता है। अब वो बोल रहा है भैया एक कंडीशन में कि 4% बॉय को छोड़कर बाकी सब आए, यानी कि इसमें 100% बॉय नहीं आए, 4% छोड़कर, यानी कि 96% बॉय आए हैं। तो 96% ऑफ बी ये आ गया सर। बाकी गर्ल्स आई हैं, हाँ आई हैं सर। ठीक है सर, दूसरे दिन क्या बोल रहा है कि भैया 5% गर्ल्स को छोड़कर, 5% गर्ल्स को छोड़कर, यानी कि 95% गर्ल आई हैं सर, है ना, 95% गर्ल्स आई हैं, और बाकी क्या आए हैं सर आपके पास, बॉयज पूरे आए हैं, है ना। बॉयज तो आएंगे भैया, है ना, गर्ल्स आई हैं तो बॉयज तो आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 95% ये गर्ल्स हो गई, और यहाँ पर क्या हो गया सर बॉयज हो गए। ठीक है सर, अब वो बोल रहा है कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या ये आपस में बराबर है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके पास भेज देंगे, इसको इसके पास भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर 4% ऑफ बॉयज हो जाएगा। इसको इसके पास भेज देंगे तो ये हो जाएगा सर आपका 5% ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ से हमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है सर 5/4 मिल रहा है। ठीक है सर, यानी कि हम मान लें अगर थोड़ी देर के लिए कि 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, तो टोटल बच्चे जो होने चाहिए वो 9 होने चाहिए, बट एक्चुअली में 9 नहीं है 1800 है, 9 नहीं है 1800 है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है सर 200 है। अगर एक की वैल्यू 200 है तो ये कितना हो जाएगा सर 800, और ये कितना हो जाएगा सर 1000। तो 1000 बॉयज हैं और 800 गर्ल्स हैं, बट पूछा किसके बारे में, गर्ल्स के बारे में पूछा है, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 800। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, है ना, बिल्कुल सिंपल सवाल था, है ना। अगर आप
अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो ये सब सवाल तो आपसे बनने चाहिए, है ना, ठीक है। और अगर आप बहुत ही सिंसियर बच्चे हैं तो ये सोल्यूशन भी आपको समझ में आना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से ये सोल्यूशन मैंने आपको दिया है, ठीक है, कंडीशन लगाकर, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे चाहते तो ये भी कर सकते थे कि b की वैल्यू 5k, g की वैल्यू 4k, तो 5k और 4k का एडिशन 9k, 9k 1800, k 200, के मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स है, ए बॉक्स कंटेन ₹56 इन द फॉर्म ऑफ कॉइन ऑफ ₹1, 50 पैसा एंड 25 पैसा। द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन। हाउ मेनी 50 पैसा कॉइन आर देयर इन दी बॉक्स। बहुत ही सिंपल, सरल, आसान है ना, स्टैंडर्ड सा सवाल है जो कि कॉइन्स के ऊपर आता है। आपसे बोल रहा है एक बॉक्स है जिसके अंदर 56 रुपए हैं और वो 56 रुपए के जो मतलब किस किस टाइप के सिक्के हैं उस बॉक्स के अंदर, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के फॉर्म में है 56 रुपए। आपसे बोल रहा है कि जो 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 25 पैसे के सिक्कों से डबल हैं, जबकि 1 रुपए के सिक्कों से 4 टाइम्स है। किसके बारे में बोल रहा है? 50 पैसे के बारे में बोल रहा है कि 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से डबल हैं और 1 रुपए के सिक्कों का 4 टाइम्स है। अब आपसे बोल रहा है कि भैया उस बॉक्स में 50 पैसे के सिक्के कितने, ये बता दो, ठीक है। तो बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है, इसको करते कैसे हम, सबसे पहले हम डिनोमिनेशन लिख देते हैं, किस किस टाइप के आपके पास में कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। तो आपके पास में 1 रुपए का कॉइन है, आपके पास में 50 पैसे का कॉइन है और आपके पास में 25 पैसे का कॉइन है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आपसे बोल रहा है कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 1 रुपए के सिक्के के क्या हैं, 4 टाइम्स हैं, हाँ सर। और 50 पैसे के सिक्के जो हैं वो 25 पैसे से डबल है, यानी कि ये 2 हो गया। तो इस तरह से आप इसको सोच सकते हो। अब अगर आप इस तरह से नहीं सोचना चाहते तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ये रेशियो 1:4 का होगा और ये 2:1 का होगा, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1, 4 और 2, तो आएगा तो 142 ही। आप किसी भी तरीके से जा सकते हो यहाँ पर, बट आएगा तो 142 ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ध्यान से देखो, हमने अगर मान लिया कि 1 रुपए का एक सिक्का है तो हमारे पास 1 रुपए होना चाहिए। 50 पैसे के हमारे पास 4 सिक्के हैं तो हमारे पास में 2 रुपए होना चाहिए। और अगर 25 पैसे का हमारे पास 2 सिक्का है तो हमारे पास में आधा रुपया होना चाहिए। तो कुल मिलाकर मेरे पास कितने रुपए होने चाहिए, मेरे पास में 3.5 रुपए होने चाहिए। बट एक्चुअली में सवाल में मेरे पास है कितने, 56 रुपए। तो 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/2। 7/2 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है सर, 56। तो ये 7 से जाएगा 8 बार और ये हो जाएगा 1 की वैल्यू कितनी, 16। तो अगर 1 की वैल्यू 16 आ रही है तो आपसे पूछ रहा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 50 पैसे के सिक्के तो आप 4 मान के चल रहे थे। तो अगर 1 की वैल्यू 16 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 16 × 4 यानी कि 64, यानी कि 64 कॉइन्स होंगे आपके पास में, किसके, 50 पैसे के, ठीक है। बहुत ही सिंपल, सरल, आसान, ईजी। चलिए प्रोसेस को समझना है, प्रोसेस बहुत मेन है, सवाल कुछ भी हो सकता है इसके अलावा। प्रोसेस बहुत मेन है कि किस प्रोसेस के थ्रू क्या प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना है और जिसके थ्रू हमारा आंसर जल्दी आ सकता है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को, कसम से, आई शपथ, आगे बढ़ते हैं बेटा, चलते। अब आ गया सवाल ये, अब आपसे बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेंसिल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन्स। Then find the profit percentage on selling 1 pen and 1 pencils together if the ratio of cost price of a pen to pencil is 5:3। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि 4 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 8 पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो ये एक रिलेशन हमें दिया गया है। आपसे बोल रहा है कि भैया एक पेन और एक पेंसिल को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा यदि पेन और पेंसिल के कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो 5:3 है, ठीक है सर। तो हर कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा हमको। कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान से देखो। अब देखो यहां पर बच्चों की तरह सोचते हैं, पहले हम ये बोलते हैं भैया कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल, ये बोला गया है, हाँ सर बोला गया है। तो यहां से क्या मैं पेन का कॉस्ट प्राइस और पेंसिल के सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकता हूं, हाँ सर निकाल तो सकते हो। कितना आएगा सर, वो 5:4 आएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है सर। अब वो बोल रहा है कि भैया कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेंसिल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेंसिल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेंसिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंस, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंस, ठीक है सर, ये चीज हो गई। तो यहां से कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल और यहां पर सेलिंग प्राइस ऑफ पेन का जो रेशियो आएगा वो 3/8 आएगा। तो ये भी कोई दिक्कत आपको नहीं सर, जैसा बोला था वैसा कर दिया। अब यहां पर अपन दिमाग लगाएंगे अपना, कैसे लगाएंगे सर, यहां पर ध्यान से देखो, मैंने यहां पर लिखा पेन और यहां लिखा मैंने पेंसिल,
ठीक है, यहाँ लिखा मैंने पेन, यहाँ लिखा मैंने पेंसिल, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया सीपी, यहाँ पर लिख दिया मैंने एसपी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, सीपी ऑफ पेन के सामने क्या लिखा हुआ है, सीपी ऑफ पेन के सामने 5 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 5 लिख दूंगा। सीपी ऑफ पेंसिल के सामने क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा। सेलिंग प्राइस ऑफ पेन के सामने क्या लिखा है सर, 8 लिखा है, तो यहाँ पर 8 लिख दूंगा। सेलिंग प्राइस ऑफ पेंसिल के सामने क्या लिखा है सर, 4 लिखा हुआ है सर, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। बस खत्म, जीवन खत्म, इतना ही करना था आपको। अब आप एक चीज चेक कर लो, आपको सवाल में बोला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन टू पेंसिल इज 5:3, तो क्या 5:3 बन रहा है, हाँ सर बन तो रहा है, 5:3 बन तो रहा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अब यहां पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप एक पेन 5 रुपए में खरीद रहे हो, एक पेंसिल 3 रुपए में खरीद रहे हो, तो आपकी जेब से कितना जा रहा है सर, 8 रुपए जा रहा है, हाँ सर 8 रुपए जा रहा है। और आप एक पेन को 8 रुपए में बेच रहे हो और पेंसिल को 4 रुपए में बेच रहे हो, तो आप कितना कमा रहे हो, आप कमा रहे हो 12 रुपए, ठीक है। तो आप 8 रुपए लगाकर 12 रुपए कमा रहे हो, यानी कि आपको 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 8 पर हो रहा है, इंटू 100। तो यहां से सॉल्व करने पे आपको क्या मिल जाएगा सर, प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि कितना आएगा सर, 50%, जो कि कितना आएगा 50%। तो ये आपके सवाल का सही जवाब होगा, ये आपके सवाल का सही जवाब होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही जवाब है, बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही जवाब है, ठीक है। अब ये जो चीज मैंने यहां पर करके बताई, वो चीज मैं डायरेक्टली भी यहां लिख सकता था, यहां पर डायरेक्टली भी लिख सकता था, बट हो सकता था कि आप में से बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि सर आपने 5 इधर और 4 इधर क्यों लिखा। आपको लगता है 5 इधर आना चाहिए, 4 उधर आना चाहिए, जबकि यहां पर आप देखोगे तो यहां पर जो स्टेटमेंट बनती है, आप ध्यान से देखो कि भैया सीपी के साथ 4 लगाए, तो ये जो वैल्यू है ये एसपी की है, किसकी, इस एसपी की, और यहां पर एसपी के साथ 5 लगा, यानी कि ये किसकी वैल्यू है सर, सीपी की है। इस तरह से ये लिंक करते हैं अपन, ठीक है। चलो, तो पहले तो आप इस तरह से भी करो, कोई दिक्कत नहीं अभी, है ना, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है, सवाल सही होना भी जरूरी है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक कोई परेशानी भैया, बाबा चले बाबा आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है कि एज सैलरी इज 20% लेस देन बी सैलरी, ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% कम है, बी सेविंग इज 50% मोर देन ए सेविंग्स, बी की बचत ए की बचत से 50% ज्यादा है। इफ बी स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी and average of A's salary and B's saving is rupees 10,500, then find the expenditure of A, है ना। अब आपसे बोल रहा है कि B जो है वो अपनी सैलरी का 40% खर्चा कर देता है, A की सैलरी और B की सेविंग का जो एवरेज है वो 10,500 है। एक्सपेंडिचर ऑफ A आपसे पूछ रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ A आपसे पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को बाबा, कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहां पर आप ये सोचो कि A की जो सैलरी है वो 20% कम है, इस लाइन को देखो, ए की जो सैलरी है वो 20% कम है बी की सैलरी से, और इसका मतलब होता है सर 1/5 लेस देन किसके साथ लगा, बी के साथ, यानी कि बी जो होगा वो 5 होगा, तो ए कितना होगा, उससे 1 कम होगा। तो यहां पर हमने बोला कि ये ए है, ये बी है, यहां पर इनकम लिख देते हैं और यहां पर सेविंग्स लिख देते हैं। तो ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 20% कम है, यानी कि अगर ये 5 होगा तो ये 4 होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर ये 100 होगा तो ये 80 होगा, तो 20 से 4 टाइम्स, 20 से 5 टाइम्स, तो 4:5 का रेशियो बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो आपसे क्या बोल रहा है कि भैया बी की जो सेविंग है, बी की जो सेविंग है वो 50% ज्यादा है ना, बी की जो सेविंग है वो 50% ज्यादा है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर ये 100 होगा तो ये 150 होगा, तो ये 50 से 2 बार, ये 50 से 3 बार, ऐसे सोच सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा सर, 2 और 3। हम कैसे सोच सकते हैं सर, 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, देन लगा ए के साथ में, यानी कि ये वैल्यू होगी ए की और बी की वैल्यू होगी इससे 1 ज्यादा, है ना। तो ए अगर 2 होगा तो बी 1 ज्यादा यानी 3 होगा, ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार। तो ये सर हो गया हमारे पास। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, मैंने कहा ये 4 कमाता है, 2 बचाता है, यानी 2 खर्चा करता है, ये 5 कमाता है, 3 बचाता है, यानी कि 2 खर्चा करता है। अब ये चेक कर लो कि बी जो है क्या वो अपनी आय का 40% खर्चा करता है, क्योंकि ये कंडीशन दी गई है आपको, तो ये सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। तो आपसे क्या बोल रहा है कि बी जो है वो अपनी आय का 40% खर्चा करता है, यानी कि 2 आपका खर्चा है और 5 आपकी इनकम है। तो 2/5 का मतलब क्या 40% होता है, हाँ सर 40% होता है, यानी कि ये चीज सेटिस्फाइड हो गई, यानी कि यहाँ जो कुछ लिखा है ये सेटिस्फाइड हो गया, हाँ सर सेटिस्फाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब आपसे क्या बोल रहा है सवाल में, अब आपसे सवाल में क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि ए की जो सैलरी है, ए की जो सैलरी है और बी का जो बचत है, यानी कि ये इसका एवरेज, यानी कि 4 और 3 का एवरेज, 4 और 3 का एवरेज कैसे निकालोगे, 4 + 3/2 यानी 7/2। तो आप लिखोगे ये हो गया सर 7/2। ये आपको दिया है सर 10,500, ये आपको दिया है 10,500।
तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, मैंने कहा 7 से ये जाएगा आपका कितने बार सर, 1500, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी सर, 3000। अगर 1 किलो 3000 है तो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, यानी कि 2 किलो पूछिए। तो 1 किलो अगर 3000 थे, 2 किलो कितनी होगी सर, 6000 होगी। तो ये आपके सवाल का सही जवाब होगा। ये बहुत ही यूनिक तरीका है, इस तरीके को आपको समझने के लिए बहुत शानदार तरीके से सबसे पहले रेशियो पढ़ना पड़ेगा। रेशियो का सेशन जो है वो मैंने क्रैश में भी लिया हुआ है, और जो रेगुलर आपका सेशन है फाउंडेशन जो हम चलाते हैं आपके लिए, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं रेशियो का। उसमें काफ़ी वीडियोज़ हैं और अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को, अलग अलग कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपका रेशियो अच्छा नहीं है तो प्लीज़ उस पर काम करिए, क्योंकि बिना रेशियो के क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड को निकालना बहुत मुश्किल है। कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो बेस होता है वो 2 चीजें होती हैं, एक होता है रेशियो, एक होता है परसेंटेज, ठीक है ना। तो अगर रेशियो पे कमांड अच्छा है तो आप काफी चैप्टर्स पे बहुत अच्छी लीड ले लोगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई परेशानी है किसी भी तरह की नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर है बेटा ये। चलिए, तो इस सवाल का सही जवाब कितना है सर, आपका 6000 है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि ए शॉपकीपर मार्कअप price of LED 60% above its cost price and give 3 successive discount of 12 1/2%, D% and 25%. If shopkeeper made a loss of 16% on LED, find the second discount allowed by shopkeeper. तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसने 60% जो है आर्टिकल का दाम बढ़ा के रखा हुआ है, मार्कअप करके रखा हुआ है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से 60% ज़्यादा रखा है मार्कअप, और उसके बावजूद वो 3 डिस्काउंट दे रहा है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, एक 12.5% का, एक D% का, एक 25% का। और ऐसा करने पे उसको जो नुकसान हो रहा है वो 16% का नुकसान हो रहा है। आपसे बोल रहा है कि जो सेकंड डिस्काउंट दिया है D%, उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, आपके पास ऑप्शन है। तो यहां पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब हम बात करते हैं यहां पर कि सर एक चीज अगर हम सोचें कि आपका जो मार्कअप है, आपका जो मार्कअप है और आपका जो कॉस्ट प्राइस है, अगर ये 100 होगा तो ये 160 होगा, ऐसे कुछ होगा, है ना, क्योंकि 60% आपने बढ़ा के रखा है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। और एक्चुअली में आपसे बोल रहा है कि आपको लॉस हो रहा है कितने का सर, लॉस हो रहा है 16% का। अगर लॉस हो रहा है 16% का, यानी कि आप 100 की चीज 84 में बेच रहे होगे, तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। तो यहां पर ये 3 चीजें आपके पास में आ गई हैं, ये 3 चीजें आपके पास में आ गई। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, करना है नहीं करना है वो एक अलग बात है, इतना आपके पास आ चुका है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि सर जब आप 20% का डिस्काउंट देते हो, समझो 20% का मतलब होता है 1/5, डिस्काउंट देते किस पर सर, मार्क प्राइस पर। तो यानी कि ये मार्क प्राइस है आपका और ये आपका डिस्काउंट है। तो मार्क प्राइस और डिस्काउंट का जो डिफरेंस होता है वो सेलिंग प्राइस होता है। तो अगर मार्क प्राइस 5 होगा तो 5 में आपने 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो आपने बेचा कितने पर, 4 पर। तो कभी भी अगर 1/5 लिखा है तो इसका मतलब क्या कि आप 5 की चीज 1 के डिस्काउंट पर दे रहे हो, यानी 5 की चीज आप 4 पर दे रहे हो, ठीक है सर। अगर आपको कोई बोले कि आपको 33.33% का डिस्काउंट मिला है, यानी कि 1/3 का डिस्काउंट मिला है, तो यानी कि इसका मतलब है कि आप 3 की चीज 1 कम करके बेच रहे हो, यानी कि 2 पर बेच रहे हो। तो ये मार्क प्राइस है और ये क्या है, आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हम यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब आपके पास में क्या बोल रहा है, 12.5%, 12.5%। तो इसका मतलब क्या होता है सर, 1/8, 12.5%। तो ये कितना होता है सर, 1/8, ठीक है, कितना होता है सर, 1/8। तो ये हो गया 1/8। D% को मैंने मान लिया कि इसकी जो वैल्यू है ये मतलब x/y होगी कुछ, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। और जो ये 25% है, ये जो 25% है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप 1/4 का डिस्काउंट दे रहे हो, आप 1/4 का डिस्काउंट दे रहे हो। अब मैं आपको कैसे करवा रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, इसको कोशिश करना। यहां पर आपने लिखा मार्क प्राइस, यहां पर लिखा आपने सेलिंग प्राइस। इसके हिसाब से देखें तो आप 8 की चीज 1 के डिस्काउंट पर दे रहे हो, यानी 8 की चीज 7 पर दे रहे हो, ठीक है सर। इसके हिसाब से देखें तो आप 4 की चीज 1 के डिस्काउंट पर दे रहे हो, यानी कि 3 पर दे रहे हो। अब ये D% कितना है ये तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैंने ऐसा मान लिया कि आप P की चीज Q में दे रहे हो, आप P की चीज Q में दे रहे हो, ठीक है। आप P की चीज Q में दे रहे हो, तो ये अगर P और Q पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो, ठीक है सर। जैसे आप 8 की चीज 7 में दे रहे हो, 4 की चीज 3 में दे रहे हो, है ना, और P की चीज Q में दे रहे हो। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन 32P और यहां पर आपका हो जाएगा सर 21Q। अब एक चीज मुझे बताओ, ये चीज किस चीज का रेशियो है सर, ये मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है। ये किस चीज का रेशियो है सर, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है। अच्छा, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आपके पास कितना आ गया सर, 32P/21Q। जबकि आपके पास में मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो ये है ना, वो ये है। तो आप यहां पर लिखोगे कितना, आप लिखोगे यहां पर 160/84, 160/84। तो आप यहां पर देखो, यहां पर ये P/Q यहां पर आ जाएगा,
और यहां पर आ जाएगा 160/84, यहां पर आ जाएगा सर 21, यहां पर आ जाएगा सर 32। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, काटा पीटी मचाओगे आप, तो काटा पीटी मचाने पर आपको क्या मिलने वाला है, 32 से ये जाएगा 5 बार, ठीक है, और 21 से ये जाएगा आपका 4 बार। तो इसका क्या मतलब निकला सर, इसका मतलब ये निकला कि P/Q का रेशियो 5/4 आ गया। आप इसको ऐसे सोचो कि अगर ये चीज 5 है और ये चीज 4 है, तो आप 5 की चीज 4 में बेच रहे हो, 5 की चीज 4 में बेच रहे हो, यानी कि 1 का डिस्काउंट दे रहे हो, बट दे किस पर रहे हो, 5 पर दे रहे हो, यानी कि इंटू 100 करने पे ये कितना आ जाएगा सर, 20%। ठीक है, 20%। ये आप यहां भी सोच सकते थे कि यार 5 की चीज मैं 4 में बेच रहा हूं, 1 का डिस्काउंट दे रहा हूं 5 पर, 1/5 जो है वो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। तो एक्चुअली में आपने जो डिस्काउंट दिया होगा D% वाला, वो 20% का था। कितना था वो, 20% का था। तो यहां पर इस सवाल को करने का ये यूनिक तरीका है कि भैया मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपके पास में है। ठीक है, कैसे पता चला, क्योंकि 60% आपने बढ़ा के रखा था, तो अगर ये 100 तो ये 160 हो जाएगा। 16% का आपको नुकसान हो रहा है, यानी 100 की चीज आप 84 में बेच रहे हो। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ चुका है MP, CP और SP का। अब आपको बोल रहा है कि आपने एक डिस्काउंट दिया 12.5% का, यानी 1/8 का, यानी 8 की चीज आप 7 में बेच रहे हो, लिख दिया। 25% का, यानी 4 की चीज आप 3 में बेच रहे हो, लिख दिया। D% के लिए हमने मान लिया कि आप P की चीज Q में बेच रहे हो। अब इनको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, क्योंकि ये सक्सेसिव है। तो यहां पर क्या आएगा, रेशियो ये आएगा। ये किस चीज का रेशियो है सर, ये मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है, वो रेशियो हमारे हिसाब से कितना है, 160 और 84 का है। तो 32 से ये जाएगा 5 बार, 21 से जाएगा 4 बार, यानी P/Q का रेशियो 5/4 आएगा। यानी 5 की चीज आप 4 में बेच रहे हो, यानी 1 का डिस्काउंट 5 पर दे रहे हो, 1 का डिस्काउंट 5 पर इंटू 100 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 20%। तो आपका जो आंसर है वो इस सवाल का कितना है सर, 20% है। ठीक है, चलो रिवाइज करवा दिया, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आपके सामने है, तो ये सवाल तो बहुत ही आसान है, ये सवाल तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, करो जल्दी करो। चलिए, हो गया बेटा, हो जाएगा आपसे, कर लोगे। चलो मैं करता हूं इधर, आप उधर करो। ला 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 ला। क्या बोल रहे भैया, 40 मैन कैन डू ए वर्क इन 20 days। ओके, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 8 men बी रिमूव्ड सो दैट द वर्क इज फिनिश्ड इन 24 days। यानी कि टोटल 24 days में काम होगा, कितने दिनों बाद हम 8 मैन को निकाल दें तो। अच्छा, तो हमें ये तो पता है भैया कि जो 40 लोग हैं वो आपका 20 दिन में काम कर सकते हैं, ये हमारा टोटल वर्क है। अब इन 40 लोगों ने कुछ दिनों तक काम किया होगा, फिर इसमें से हम 8 लोगों को हटा देंगे तो अब 32 लोग बचेंगे, और टोटल टाइम जो लगा हमें 24 दिन लगा, उसमें से T दिन तो यहाँ चला गया, तो ये बचा सर 24 माइनस T, 24 माइनस T, है ना। ऐसे कुछ करना चाहिए मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, है ना। यहाँ पर हम 4 से इसको कैंसिल करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, ये 10, ये हो जाएगा सर 10, और ये हो जाएगा सर आपका, या 8 से कैंसिल कर दो ना सीधे सीधे, है ना। तो 8 से अगर कैंसिल करें तो ये हो जाएगा सर 8 5 जा, और ये 8 4 जा। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा सर 100, ये हो जाएगा सर 5T, ये हो जाएगा सर 4 × 24 96 माइनस 4T। तो यहाँ से आपके पास में कितना आ रहा है T, ये इधर जाएगा तो कितना आएगा सर 4। तो T = 4 आ गया, है ना, T = 4 आ गया। यानी कि इन 40 लोगों ने 4 दिन तक साथ में काम किया, और 4 दिन बाद जो है हमने 8 लोगों को हटा दिया, है ना। तो आपसे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डेज शुड 8 men बी रिमूव्ड, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो आंसर होगा वो 4 होगा। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब कितना होगा सर, 4 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का, एनी दिक्कत, नोज, ओकेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो आसान सवाल था, इसमें टाइम थोड़ा सा देना, अब इससे ज्यादा बेवकूफी होगा। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट in downstream and speed of stream is 9:1. If speed of current is 3 km/h, then find distance traveled in kilometer upstream in 5 hours. अच्छा, यानी कि आपको स्पीड ऑफ बोट तो दिया, बट डाउनस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया। इसका मतलब क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो स्पीड ऑफ स्ट्रीम के साथ जो है वो 9:1 का है, और स्पीड ऑफ करंट जो है वो 3 km/h है। आपसे बोल रहा है कि अगर अपस्ट्रीम में 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो बता दो। बड़ा ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सवाल में आपको दिया हुआ है b + s/s विच इज इक्वल टू कितना, 9/1। तो यहाँ पर हमें पता है कि b + s जो है वो 9s है, यानी कि b जो है वो आपका 8s है। तो b आपके पास में 8s आ चुका है। ठीक है सर, ये आ चुका आपका। उसके बाद फिर आपको अगर s पता है कि क्या है, 3 है, आपको पता है कि s कितना है सर, 3 है, तो b जो होगा वो 24 हो जाएगा।
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। डाउन स्ट्रीम का तो पता था आपको, अप स्ट्रीम में जब जाना है आपको, अप स्ट्रीम में जाओगे तो इसी स्पीड से जाओगे b माइनस एस से, तो 24 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा सर आपका 21 आएगा। ठीक है सर, अब आपसे बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे अप स्ट्रीम में 5 घंटे में, कितना 5 घंटे में। तो मैंने कहा सर b माइनस एस तो मेरे पास 21 है, तो 21 इंटू 5 करेंगे तो मेरे ख्याल से तो ये 105 आएगा। तो ये 105 आपका क्या आएगा सर, किलोमीटर आएगा। तो ये आपके सवाल का जवाब होगा, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है ना। इसी तरह के आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इसी लेवल के, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की जगह अप स्ट्रीम भी हो सकता था। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े, इसको हटाते हैं। अब आ गया अपने पास नेक्स्ट सवाल। अब बोल रहा है PQR आर 3 टाउन्स ऑन ए रिवर विच फ्लोज यूनिफॉर्मली, Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, ए मैन रोज P to Q and back in 10 hours, he can row from P to R in 4 hours, the ratio of speed of man in still water to the speed of the current is। ठीक है सर, तो यहां पर क्या है, नदी किनारे जो हैं 3 टाउन्स हैं P, Q और R। Q जो है वो P और R से इक्वल दूरी पर स्थित है। आपसे बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो P से Q जाता है ना, P से Q जाता है और वापस आता है तो उसे 10 घंटे का समय लगता है, जबकि वो P से R जाता है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। अच्छा, तो P से Q गया और आया 10 घंटे में, P से R गया 4 घंटे लगे। ठीक है सर, आपसे बोल रहा है कि उस व्यक्ति की जो स्पीड है इन स्टिल वाटर और वाटर करंट की जो स्पीड है उसका रेशियो बता दो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ यहां पर कि जो व्यक्ति की स्पीड होगी वो वाटर करंट से तो ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो तैर पाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि भैया व्यक्ति की जो स्पीड है वो वाटर करंट से तो ज्यादा होनी चाहिए। अगर व्यक्ति की स्पीड वाटर करंट से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि ये क्वांटिटी ज्यादा होगी, ये क्वांटिटी कम होगी जब हम रेशियो लेंगे तो यहां पर देखो ये 5:3 है, जबकि ये 3:5 है, ये 2:5 है, ये 1:2 है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन के हिसाब से तो यही आएगा, बट यहाँ पर नन ऑफ दीज भी दिया है, तो हो सकता है इसका आंसर कुछ और हो, है ना। जैसे 5:3 की जगह 7:3 हो, 7:5 हो, 6:5 हो, बट नन ऑफ दीज दिया तो एक डाउट अपना क्रिएट हो जाता है। वैसे तो आंसर यही है इसका, बट ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। मैंने बोला सर आपके पास में यहां पर 3 टाउन्स हैं, तो ये हो गया सर आपके पास P, ये हो गया आपके पास Q और ये हो गया सर आपके पास में R। अब हो क्या रहा है सर, ध्यान से देखो, अब हो क्या रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो P से Q जा रहा है और फिर Q से P आ रहा है, और उसे जो टोटल समय लग रहा है वो 10 घंटे का लग रहा है। तो वो गया और आया, उससे कितना समय लगा सर, 10 घंटे लगा। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जाने और आने में उसे इक्वल टाइम लगा होगा? नहीं। क्यों सर, ऐसा कैसे बोल सकते हो सर? धारा का भी तो दिशा है ना, धारा की तो कोई स्पीड होगी, धारा किसी दिशा में बह रही होगी, तो उस हिसाब से अगर आप धारा की दिशा में जा रहे हो तो आपको समय कम लगेगा, और जब धारा की विपरीत दिशा में आ रहे हो तो आपको ज्यादा समय लगेगा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में। मतलब जब आप P से Q जा रहे हो या Q से P आ रहे हो तो डिस्टेंस तो सेम है आपका, बट हो सकता है P से Q की तरफ धारा बह रही हो, तो जाते समय आपको समय कम लगेगा बट आते समय आपको समय ज्यादा लगेगा। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 10 घंटे लगा तो 5 जाने में और 5 आने में लगाओ, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं। आप क्या कर सकते हैं सर, ध्यान से देखो। अब वो ये भी तो बोल रहा है कि P से R जाने में उसको 4 घंटे का समय लग रहा है, P से R जाने में उसको 4 घंटे का समय लग रहा है। हाँ सर, अब मुझे बताओ P से R जो है वो कुल दूरी है ना, कुल दूरी है, और P से Q जो है वो इस कुल दूरी का आधा है। क्या ये बात मानते हो? हाँ सर, आधा है। तो अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में P से R को अगर हम टोटल डिस्टेंस माने तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अगर आपको 4 घंटे लगते हैं तो आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लगेगा सर? 2 घंटे लगेंगे। यानी कि आप जब P से Q गए तो आपको 2 घंटे लगे, P से Q गए तो आपको 2 घंटे लगे, और आपको टोटल लगा था 10 घंटे, यानी कि आते समय आपको कितना लगा सर? 8 घंटे। अच्छा, यानी कि जाते समय आपको 2 घंटे लगे, आते समय आपको लगा 8 घंटा। यानी कि अगर जाते समय आपको समय कम लग रहा है, इसका मतलब जो स्ट्रीम का डायरेक्शन है वो इस तरह से है, वो इस तरह से। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे सर, ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा सर यहां पर डाउन स्ट्रीम और यहां पर अप स्ट्रीम लिख दिया। अब यहां पर लिखते हैं टाइम। डाउन स्ट्रीम में आपको टाइम कितना लगा सर? डाउन स्ट्रीम में आपको टाइम लगा सर 2 घंटे, और अप स्ट्रीम में आपको टाइम कितना लगा सर? 8 घंटे। बट यहां पर क्या चीज कांस्टेंट है? यहां पर आपका जो डिस्टेंस है, आपका जो यहां पर डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। वो क्या है सर? कांस्टेंट है। कैसे? अरे P से Q और Q से P डिस्टेंस तो एक ही है ना। हाँ, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सिर्फ किसके? टाइम के। यानी कि टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो निकल जाएगा, स्पीड का रेशियो है तो टाइम का निकल जाएगा। क्या करना है? उल्टा पुल्टा करना है। तो टाइम का रेशियो 2:8 है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो 8:2 यानी कि 4:1 होगा।
4:1 होगा। अब ये जो स्पीड है किस चीज की स्पीड है सर? ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड है। अच्छा, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो क्या होगी सर? m प्लस एस होगी, और अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो क्या होगी सर? m माइनस एस होगी। s क्या है सर? स्ट्रीम की स्पीड। m क्या है सर? व्यक्ति की स्पीड। तो ये m प्लस एस और m माइनस एस का रेशियो है, तो ये कितना है सर? 4:1 है। अब अगर आप इसको सॉल्व करके m अपॉन एस निकालना चाहते हो तो m अपॉन एस कितना आएगा सर? आपका 5/3 आएगा। और यही आपसे पूछ रहा था कि उस व्यक्ति की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो कितना होगा, जो कि 5:3 होगा। ठीक है, बात समझ में आई? मैंने डायरेक्टली कैसे किया मालूम है आपको? यहां पे मैंने कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दिया। मैंने आपको कॉम्पोनेंट और डिविडेंड पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे रेशियो के तो वो पहले देखना, उससे आपको समझ में आएगा। दूसरा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये रेशियो आ जाएगा, तो इसमें टाइम लगता नहीं है। बट यहां से यहां आने के लिए अगर आप कॉम्पोनेंट और डिविडेंड यूज करते हो तो आपका समय बहुत बचता है। ठीक है, कुछ सेकेंड्स आपके बच जाएंगे। तो इस सवाल का जवाब जो है वो कितना भी है? 5:3 है। ठीक है, सवाल में क्या बोला था? P से Q जाने और आने में 10 घंटे का समय लगा, P से R जाने में 4 घंटे का समय लगा। P से R की जो दूरी है उसकी आधी दूरी P से Q की है, तो हमने कहा कि अगर इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 4 घंटे लग रहा है तो आधी दूरी तय करने में आधा समय लगेगा, 2 घंटे। तो हमें लगा ये 10 घंटे में से 2 घंटे तो जाने में लगा, तो आने में कितना लगा? 8 घंटे लगा। अब जाने में टाइम कम लगा, आने में ज्यादा लगा, इसका मतलब जो धारा की जो डायरेक्शन है वो P से Q की तरफ है, यानी कि आप इधर जो जा रहे थे डाउन स्ट्रीम और इधर जो आ रहे थे अप स्ट्रीम। ठीक है, तो आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम पता है, तो आपने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम लिखा, टाइम का रेशियो लिख लिया। इसको पलटेंगे तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा। पलटा क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, और यहां जो रेशियो आ रहा है ये किसका आ रहा है सर? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी सर? m प्लस एस। अप स्ट्रीम में क्या होगी? m माइनस एस। इसका रेशियो 4:1 सॉल्व किया, m बाय एस आ गया। m बाय एस ही आपसे मांग रहा था ना, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ वाटर करंट। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपसे बोला ए मिल्कमैन मेक 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग मिल्क मिक्स्ड विद वाटर एट ₹9 पर लीटर। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर प्योर मिल्क इज ₹10, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द सेड मिक्सचर इज। तो बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है। आपसे क्या बोल रहा है कि भैया एक दूध वाला है जो कि मिल्क और वाटर के मिक्सचर को 9 रुपए प्रति लीटर में बेचकर 20% का मुनाफा कमा रहा है। 1 लीटर प्योर मिल्क जो है उसने 10 रुपए में खरीदा था। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि जो मिक्सचर वो बेच रहा है दूध और पानी का, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। मैंने कहा सर आपने मिल्क लिया, उसमें आपने वाटर मिलाया, तो मिल्क जो आपने लिया प्योर मिल्क वो तो 10 रुपए पर लीटर के हिसाब से किया से लिया, तो ये तो आपकी कॉस्टिंग आ गई सर किसकी? मिल्क की। बट पानी तो आपने बिस्लरी मिलाया नहीं होगा, वो तो कहीं से भी मिला लिया, तो आपने ले लिया सर 0। जब आपने इसको मिक्स किया तो आपका मिक्सचर तैयार हो गया, तो मिक्सचर की कुछ कॉस्ट प्राइस होगी। अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये भी कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए, बट हमें तो सेलिंग प्राइस दी गई है। तो हमने बोला सर आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट होने का मतलब है आपको 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आप 5 की चीज 1 के प्रॉफिट पर यानी कि 6 पर बेच रहे हो। तो ये आपका क्या है सर? कॉस्ट प्राइस है, और ये आपका क्या है सर? सेलिंग प्राइस है। बट सेलिंग प्राइस तो बोल रहा है 9 है, यानी कि 6 की वैल्यू 9 है, यानी कि ये तो 1.5 गुना हो गया। अगर ये 1.5 गुना हो गया तो इसका भी 1.5 गुना कर देते हैं। इसका 1.5 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 7.5 हो जाएगा, यानी कि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा सर? 7.5 आ जाएगा। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया वो ये सोचो कि सर ये मिक्सचर है और आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 120/100 इज इक्वल टू ये सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर आ जाएगा 9। तो ये जाएगा सर 6 बार, ये जाएगा सर 5 बार, 6 से ये जाएगा सर 1.5 टाइम्स, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस 7.5 आ जाएगा। 5 × 1.5 7.5 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ गया, मिल्क का कॉस्ट प्राइस है, वाटर 0 में खरीदा अपन ने। ठीक है, इसका डिफरेंस निकाला, यहाँ पर आ जाएगा सर 7.5, यहाँ पर आ जाएगा सर 2.5। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर अगर हम इसका रेशो लेंगे तो क्या ये 3:1 बनेगा? हाँ सर 3:1 बनेगा, है ना, 3:1 बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर आपने जो मिल्क और वाटर मिलाया है वो 3:1 के रेशियो में मिलाया है ना। तो 3 यूनिट अगर मिल्क है तो 1 यूनिट उसमें क्या है? वाटर है। और यही आपसे पूछा था बस, है ना। अगर वो आपको मिल्क की क्वांटिटी दे दे, यानी कि 3 की वैल्यू दे दे, तो वाटर की क्वांटिटी पूछ सकता है, या वाटर की क्वांटिटी दे दे तो मिल्क की क्वांटिटी पूछ सकता है। अगर आपके पास यहाँ रेशियो है तो आप वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इससे एक लेवल ऊपर चला जाएगा अगर वो क्वांटिटी पूछता है किसी की एग्जैक्ट, और वो तभी पूछ सकता है जब किसी और के बारे में आपको नॉलेज हो। ठीक है, चलो क्लियर है भाई? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लियर करते हैं। अब यहां पर बोल रहा है कि भैया 2 लिक्विड्स हैं A एंड B आर इन द रेशियो 5:1 इन कंटेनर 1 एंड 1:3 इन कंटेनर 2। इन व्हाट रेशियो शुड द contents of the 2 container be mixed so as to obtain a mixture of A and B in the ratio 1:1। अच्छा, तो आपसे क्या बोल रहा है कि भैया आपके पास में लिक्विड A है, लिक्विड B है,
कंटेनर 1 में जो रेशियो है वो 5:1 का है, 2 में जो है वो 1:3 का है। आपने इसको मिक्स किया है, तो किस रेशियो में इसको मिक्स किया जाए जिससे कि जो प्राप्त मिश्रण है उसका जो रेशियो हो जाए ए और बी का, उसमें 1:1 हो जाए। ठीक है, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं ऐसे कि एक कंटेनर ये है, ये कंटेनर ये है, इसको मिक्स किया तो एक नया कंटेनर बन गया। इसको किस रेशियो में मिक्स करना है ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर रेशियो कितना है सर, यहाँ पर 5:1 है। यहाँ पर रेशियो कितना है सर, यहाँ पर 1:3 है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 1:1 हो जाएगा। अब हम इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। हम यहाँ पर किसी एक डेटा को उठा लेते हैं। यहाँ पर लिक्विड ए लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है। ठीक है, लिक्विड ए लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हम या तो लिक्विड ए के साथ खेल लें या तो बी के साथ खेल लें। तो हमने ए के साथ खेला। ए कितना है सर, 5 है आउट ऑफ 6। टोटल कितना है सर, ए और बी को मिला दें तो 6, उसमें से ए कितना है, 5 है, तो 5/6 हो गया। इस वाले में देखेंगे तो ए कितना है सर, 1 है, आउट ऑफ कितना, 1 + 3 4। ठीक है सर, यहां पर जो मिक्सचर तैयार हुआ उसमें ए कितना है सर, 1 है, आउट ऑफ कितना सर, 2। तो इसका डिफरेंस हम यहां लिख देंगे, इसका डिफरेंस हम यहां लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, तो हमने यहां पर देखा 5/6 और 1/2 का डिफरेंस। तो ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, डिफरेंस कितना आएगा सर, 4, और ये कितना आएगा सर, 12, यानी कि 1/3, यानी कि 1/3। तो यहाँ पर कितना आएगा सर, 1/3। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5/6, एक मिनट, 5/6 यहाँ पर आएगा 1/3। ठीक है, और 1/2 और 1/4, तो ये 1/2 है, ये 1/4 है, तो 4 और 2 का डिफरेंस 2/8, यानी कि 1/4। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ हो गई सर। अब इसका रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 उचक के आएगा, तो रेशियो कितना आएगा सर, 3:4 का। रेशियो किस चीज़ का आएगा सर, 3:4 का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही जवाब है। यानी कि आपने जो 2 लिक्विड्स थे, है ना, उसमें जो पहला वाला था कंटेनर 1, उसका 3 यूनिट लिया और कंटेनर 2 का आपने 4 यूनिट लिया। यानी कि अगर इसका 30 किलो लिया तो उसका 40 किलो लिया, या 30 लीटर लिया तो उसका 40 लीटर लिया, है ना, 3 लीटर लिया तो 4 लीटर लिया। इस तरह से कुछ आपने लिया होगा जिसका रेशियो 3:4 बनेगा। ठीक है, और इसको इस तरह से मिलाने पर आपका जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें लिक्विड ए और बी का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की। अब यहाँ पर जो मैंने डेटा लिया है वो ए लिया है, लिक्विड ए लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर बी लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इस सवाल पे। ए बास्केट कंटेन्स 6 रेड, 5 ग्रीन एंड 8 ब्लू बॉल्स। If 4 balls are picked at random, what is the probability that all 4 of them, either red or any 2 out of the 4 are green? तो आपसे बोल रहा है कि एक बास्केट है, इसके अंदर जो है कुछ बॉल्स रखे हुए हैं, 6 लाल कलर की, 5 ग्रीन कलर की, 8 ब्लू कलर की। आपको उसमें से 4 बॉल्स निकालनी है रेंडमली। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उन चारों में से चारों की चारों रेड हो जाएं, या तो उन चारों में से 2 ग्रीन हो और बाकी का कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 2 जो हैं, है ना, 2 जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। एनी 2 आउट ऑफ द 4 आर ग्रीन। ठीक है सर, कैसे करेंगे इस सवाल को सर, कैसे करेंगे इस सवाल को? देखो, आपके पास में कितनी है भैया, 6 रेड है, 5 ग्रीन है और 4 ब्लू है ना, यही है, सॉरी 8 ब्लू है, 8 ब्लू है, यही है आपके पास। तो आपके पास में टोटल जो है वो कितनी बॉल्स हैं सर, आपके पास में टोटल 19 बॉल है। ठीक है सर, आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो आप बोलोगे सर टोटल जो है पॉसिबिलिटीज वो कितनी है सर, आपको 19 बॉल में से 4 बॉल सेलेक्ट करनी है। ये आपकी टोटल आपके पास में प्रोबेबिलिटी है। उसमें से जो फेवरेबल है वो क्या है सर, आप देख लेते हैं। तो आपको निकालना क्या है सर, आपसे बोला है कि आपको 4 बॉल निकालना है, या तो चारों की चारों रेड हो जाएं। अगर चारों की चारों रेड हो जाएं तो आपके पास रेड के लिए कितने ऑप्शन हैं, 6। तो मैंने कहा इन 6 में से मैं 4 को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये काम हो गया। बट या बोला, या मतलब ये बोला और मतलब यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर एंड बोले तो मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक है सर, अब आपने बोला कि सर अब ये कंडीशन लगा रहा है कि अब जो 4 आपको सेलेक्ट करने हैं उसमें से 2 ग्रीन होने चाहिए। तो ग्रीन के लिए ग्रीन के पास जाएंगे, तो वो तो सर 5 है, उसमें से हमने 2 ले लिए। बट क्या हमारा काम हो गया? नहीं, हमें तो 4 बॉल निकालने थे, अभी तो 2 ही बॉल निकले, तो अभी 2 बॉल बचे हैं ना, तो हम यहां पर लगाएंगे इनटू। ठीक है, तो हमने बोला कि इसमें से हमने 2 बॉल ले लिए एंड अब हम बाकी बच्चों में से, तो 6 और 8 कितना हो गया सर, 6 और 8 14 हो गया सर। इसमें से हम बाकी 2 ले लें, बट यहां पर इस कंडीशन में ग्रीन सिर्फ 2 ही होने चाहिए, ऐसा उसने बोला है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा जो है वो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, है ना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि NC2 जो होता है वो n-1/2 होता है। तो 6C4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर 6C4 है, तो 6C4 हमारा 6C2 के बराबर भी होता है ना। अगर आप चाहो
तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो ये 6C2 ही होता है। ठीक है सर, कैसे होता है सर? देखो ये हो गया NCR और ये हो गया NCN-R, तो ये आपस में क्या होते हैं सर? बराबर होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं सर? बराबर होते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पर 6C4 को 6C2 की तरह अगर अपन सोचेंगे तो 6C2 के हिसाब से ये जो आएगा 6 × 5 30/2 यानी कि 15 आएगा। ठीक है सर, 5C2 को मतलब 5 × 4 20/2 यानी कि 10 आएगा। ठीक है सर, 14C2 यानी कि 14 × 13/2 यानी कि 7 × 13 यानी कि 91 आएगा। ठीक है सर, यहाँ पर 19C4 है तो यहाँ पर क्या आएगा सर? 19 फैक्टोरियल आएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा सर? 4 फैक्टोरियल आएगा और यहाँ पर क्या आएगा सर? 15 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है सर, NCR कैसे ओपन होता है सर? N फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल और N - R फैक्टोरियल, N - R फैक्टोरियल, ऐसे ओपन होता है। हाँ सर, होता है। ठीक है सर, ये चीज़ हो गई। तो ये जितनी भी एडिशनल चीज़ें यहाँ लिखी हैं इसको यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, ये हटा दिया हमने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे सर? सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे सर? ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर कितना हो गया सर? 910 और 15, 925 तो हो गया सर, 925 तो हो गया। अब यहाँ पर क्या है? 19 फैक्टोरियल हमने लिखा, 19 फैक्टोरियल, और ऊपर कितना आएगा सर? 4 फैक्टोरियल आएगा तो वो हो गया 24, और यहाँ पर कितना होगा सर? 15 फैक्टोरियल को ऊपर लिख दिया। ठीक है ना, 15 फैक्टोरियल को ऊपर लिख दिया। अब ये जो 19 फैक्टोरियल इसको क्या लिख सकते हैं सर? ध्यान से, 19 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? तो मैंने कहा 19 फैक्टोरियल को लिख सकते हो आप 19 × 18 × 17 × 16 × 15 फैक्टोरियल, × 15 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या होगा सर? यहाँ से 15 फैक्टोरियल हमारे बीच अब नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखो, यहाँ पर हम 8 से काटेंगे 3 बार, 8 से काटेंगे 2 बार, ठीक है, 3 से काटेंगे 6 बार। ठीक है, अब ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर सिर्फ 925 बचा, तो ऊपर आ गया सर 925। अब यहाँ पर क्या क्या बचा सर? यहाँ पर 19 इंटू ये कितना हो गया सर आपका? 12, और ये कितना हो गया सर आपके पास में? 17। ठीक है, और कुछ तो बचा नहीं सर, और कुछ तो बचा नहीं। 7 × 2 = 14 यानी कि 4 यूनिट प्लेस पर, 4 × 9 = 36 यानी कि यूनिट प्लेस पर 6, यानी कि नीचे जो भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पर 6 होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस पर 6 तो यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, बट यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ कटेगा नहीं। अब ऊपर नीचे कुछ कटेगा नहीं, इसका मतलब ऊपर 925 ही होना चाहिए था, तो 925 तो यहाँ तो 11 है, इसका मतलब हमारा सही जवाब कितना होगा? ये होगा। तो कैलकुलेशन से अगर आप कहीं पर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन से बचना है या बचने की कोशिश करना है, पहले तो वो इच्छा अपने अंदर लानी पड़ेगी, है ना, कि आपको जो करना है उसकी इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए ना। अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो पहले वो फीलिंग आनी चाहिए, अगर कैलकुलेशन से बचना तो है, अब बचने के लिए आप रास्ते ढूंढो कि यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है मुझे, है ना। नीचे जो नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पर 6 होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, बस ये 2 हो सकते हैं। बट ऊपर जो 925 वो अब नीचे किसी भी नंबर से कटने वाला है नहीं, इसका मतलब मेरा यही आंसर जो है ना, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। मैं क्यों इसको मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक करूँ? करना चाहो कर सकते हो, टाइम वेस्ट होगा, बट करना चाहो तो कर सकते हो क्या? हाँ, इतना मुश्किल है क्या? नहीं, मुश्किल नहीं, कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं इस सवाल की। आपसे बोल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सर्टेन सम इन 2 years इज 153 एंड सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेम सम एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेम टाइम पीरियड इज ₹150, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपके पास में क्या बोल रहा है? कोई सर्टेन सम है, उस पे जो आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो 153 रुपीज मिल रहा है, और उसी धनराशि पर जो आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो 150 रुपये मिल रहा है। ठीक है ना, मतलब 2 साल टाइम भी सेम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम हो गया, ठीक है ना, प्रिंसिपल भी सेम हो गया। आपको सिर्फ उसी प्रिंसिपल पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 150 है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो 153 है। आपसे बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास में 2 साल का CI है, 2 साल का SI है, यानी कि 2 साल के CI और SI का डिफरेंस है आपके पास में। तो आपको मालूम है कि 2 साल का CI और SI का जो डिफरेंस है वो हमारा, इस तरह से हम बॉक्स बनाते हैं 2 साल के लिए, वो ये होता है, वो ये होता है, आपको पता होना चाहिए। हाँ सर पता तो है। तो मैं बोलूंगा सर 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है सर? 150। 150 आपको एक साथ मिला क्या? नहीं, 75 करके मिला होगा। तो ये कितना हो गया सर? 75। ये कितना हो गया सर? 75। और 75 कितना हो गया सर? 150। तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, तभी तो इसका टोटल 153 होगा। हाँ सर, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 153 हो रहा है। हाँ, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 150 रुपये हो रहा है। हाँ सर हो रहा है। और 2 साल के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 3 रुपये आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, यहाँ जो 3 आता है वो इसका कुछ परसेंटेज होता है, यानी कि 3 जो है वो 75 का कितना परसेंट है, बस ये निकाल लो।
बस ये निकाल लो, यही आपका क्या है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यही आपका क्या है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपने यहाँ पर ये बोला कि सर ये 3 से जाएगा कितनी बार सर, 25 बार, और 25 से ये जाएगा सर 4 बार, तो आपका जो आंसर आएगा सर वो 4% आएगा। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 4% आएगा। तो ये आपके सवाल का सही जवाब होगा, ये आपके सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की? तो बहुत ही सिंपल, सरल, आसान, इजी सवाल था। अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से जो भी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपने पढ़ा है तो ये सब सवाल आपसे बनने चाहिए। साथ ही साथ अगर आप किसी भी चैप्टर को बहुत बेसिक तरीके से पढ़ना चाहते हो, उसके कॉन्सेप्ट को समझकर अलग अलग टाइप को डिस्कवर करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो हमारे इसी चैनल पर आपको फाउंडेशन सीरीज, मतलब फाउंडेशन की तरह हम सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट अगर जाके ढूंढोगे तो आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है सर, आप टॉपिक नाम डालो, एंटर दबाओ, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो आपको वहाँ पर वो जो चैप्टर है बहुत डेप्थ में और हर एक चीज़ वहाँ पर पढ़ाई गई है, हर एक टाइप के सवाल वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें अब समय नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 8 टैप्स आर फिटेड टू ए वाटर टैंक, some of them are water taps to fill the tank and the remaining are outlet taps used to empty the tank. Each water tap can fill the tank in 12 hours and each outlet tap can empty it in 36 hours. On opening all the taps, the tank is filled in 3 hours. Find the number of water taps. Find the number of water taps. तो आपसे बोल रहा है कि भैया एक टंकी है, उसके अंदर 8 नल लगे हुए हैं, उसमें से कुछ से पानी आता है, कुछ से पानी जाता है। ठीक है, जिनसे पानी आता है उसमें से हर एक नल की जो क्षमता है वो ये है कि वो 12 घंटे में टंकी को भर सकती है, और जिनसे पानी जाता है उनमें से हर एक नल की जो क्षमता है वो ये है कि वो 36 घंटे में टंकी को खाली कर सकती है। अब हमने सभी नलों को एक साथ शुरू कर दिया, चालू कर दिया, तो अब पानी आ भी रहा है और पानी जा भी रहा है, और इस तरह से आपको टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है, 3 घंटे का समय लग रहा है। आपसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ वाटर टैप्स, यानी कि नंबर ऑफ इनलेट टैप्स आपको बताने, कितने फिलिंग वाले टैप्स हैं आपके पास, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा सर मेरे पास में इनलेट टैप्स और आउटलेट टैप्स के बारे में जानकारी ये है कि इन्हें जो समय लगता है वो कितना समय लगता है सर, इन्हें समय लगता है 12 और 36। तो ये हो गया सर 12 और ये हो गया सर 36। तो 12 और 36 का एलसीएम कितना आ गया सर, 36। तो यहाँ पर आ गया सर 3, यहाँ पर आ गया सर आपका 1। ये आउटलेट टैप से, तो इसकी इफिशिएंसी -1 होगी। ठीक है, उसकी पॉजिटिव होगी। ठीक है सर, अब हमने ये सोचा कि अगर ये 8 के 8 टैप्स कितने सर आपके पास में 8 हैं, अगर ये 8 के 8 इनलेट हो जाएं, तो 8 के 8 अगर इनलेट होंगे तो 8 से हर 1 मिनट में कितना पानी अंदर की तरफ आएगा, 8 × 3 24। भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इसको 12 घंटे लगते हैं टंकी को भरने में। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 36 है, 36/12 करोगे कितना आएगा, 3। तो ये 3 यूनिट पर आवर भरता है। अगर 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है तो 8 के 8 मिलकर 1 घंटे में कितना भर देंगे, 24 भर देंगे। हाँ सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और यही 8 के 8 अगर आउटलेट होते तो कितना पानी निकाल देते सर, 8 × -1 यानी कि -8। ठीक है सर, तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने इनलेट, यहाँ पर लिख दिया अपन ने कितना, आउटलेट। ठीक है सर, अब इतना पानी अंदर जाता अगर 8 के 8 इनलेट होते, और इतना पानी बाहर जाता अगर 8 के 8 आउटलेट होते। बट एक्चुअली में पानी जा कितना रहा है, पानी जा कितना रहा है, तो आपने बोला सर टोटल कैपेसिटी कितनी है सर, 36 है ना, 36 है, और आपको जो टाइम लग रहा है टंकी को भरने में वो 3 घंटे लग रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब प्रति घंटे 12 यूनिट पानी अंदर जा रहा है, प्रति घंटे 12 यूनिट पानी अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा सर, 12। यहां पर कितना आएगा सर, 12। तो अगर इनलेट होते सारे के सारे तो 24 अंदर जाता, सारे के सारे आउटलेट होते तो 8 यूनिट बाहर जाता। बट एक्चुअली में सारे ना तो इनलेट है ना तो आउटलेट है, कुछ इनलेट कुछ आउटलेट है, इस वजह से आपका जो पानी अंदर जा रहा है वो 12 यूनिट जा रहा है। ठीक है सर, अब 24 और 12 का डिफरेंस यहां लिख देंगे, तो ये कितना आएगा सर, 12। 24 और 12 का डिफरेंस यहां लिख देंगे 12, और यहां पर कितना आएगा सर, 20। तो एलिगेशन लगा दिया। अब यहां पर 4 से कैंसिल करेंगे, 5 टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये जो रेशियो आएगा कितना आएगा सर, 5:3 आएगा। तो यहाँ पर आपके पास में 5 इनलेट हैं और 3 आउटलेट हैं, कुल मिलाकर आपके पास में 8 टैप्स होने चाहिए। अब हम सवाल में देखेंगे कि क्या हमारे पास 8 ही टैप्स हैं, तो हमने देखा हाँ सर 8 ही टैप्स हैं। तो अगर 8 टैप्स हैं तो उसमें से 5 इनलेट हैं और 3 आउटलेट हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो ये 5 और 3 आ रहा था, इसका टोटल 8 है, मान लो वहां पर 16 टैप्स होते, तो 8 की वैल्यू 16 यानी 1 किलो 2 हो जाती, 1 किलो 2 तो ये 10 हो जाता, ये 6 हो जाता। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो इस सवाल को ध्यान से देखो, अच्छा सवाल है और इस सवाल में बहुत बच्चों को परेशानी होती है। चलिए भाई, तो ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, इस सवाल को देखते हैं। अब बोल रहे हैं ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू स्फीयर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी सच स्फीयर्स कैन बी मेड। अब यहां पर ना एक बहुत अच्छी चीज आप सीखोगे,
बहुत अच्छी चीज आप सीखोगे। ध्यान से देखो, आपके पास में क्या है, एक बड़ा सा स्फीयर है, उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसको हमने मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद उससे छोटे छोटे स्फीयर्स बना लिए, छर्रे बना लिए, जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। आपसे बोल रहा है उस बड़े वाले स्फीयर से हम छोटे वाले कितने स्फीयर्स बना सकते हैं, उसकी संख्या बता दो। तो मैंने बोला सर जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका जो वॉल्यूम होगा और जो छोटा वाला स्फीयर है उसका जो वॉल्यूम होगा वो आपस में क्या होगा सर, बराबर होगा। हाँ सर बराबर होगा। तो हमने बोला इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा सर, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और इसका जो वॉल्यूम होगा सर वो होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्फीयर्स कर देंगे, है ना। तो इतने नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं, उसका इतना वॉल्यूम है, मिलाकर जो वॉल्यूम आएगा वो टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इसमें से काटापीटी मचाने के बाद हमें पता चलेगा कि 4/3 पाई अब हमारे साथ नहीं रहे, तो हमारे पास में n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर, आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। अब यहां पर देखो r कितना है सर, r ऊपर वाले में 5 है तो 5 का क्यूब हो जाएगा, नीचे वाले में कितना है सर आपके पास 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। तो यहां पर ये कितना है सर 125, और यहां पर ये कितना है सर 8 है। अब यहां पर जो नई चीज आप सीखने वाले हो, देखो यहां पर आप यहां पर क्या बोलोगे, अब यहां पर आप क्या बोलोगे, ध्यान से देखो। यहां पर होगा 8 1 8, ठीक है, तो 45 हो जाएगा, है ना, 8 1 8 45 हो जाएगा, तो 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना आपके पास में, 5 बचेगा, 5/8 है ना, 5/8 ऐसा कुछ हमने यहाँ पर रख लिया। समझ में आ रहा है, 8 इंटू 15 120 प्लस 5 125, ये हो गया सर। तो यहाँ पर ये हो गया सर आपके पास में 15 5/8। अब आप सोचो 15 पॉइंट समथिंग ये आ रहा होगा, है ना। अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ स्फीयर बताओ, तो क्या 15 पॉइंट समथिंग को आप 16 मान लोगे, नहीं। क्यों, अरे भैया ये कोई नंबर थोड़ी ना जिसको आप राउंड फिगर में बोल दोगे। आपके पास कोई कंटेंट पड़ा हुआ है, उस कंटेंट से आपको एक नई चीज बनानी है, तो उससे जो चीज पूरी पूरी बन पाएगी हम उसी चीज को पूरा मानेंगे ना, जो बच गया एक्स्ट्रा वो तो वेस्टेज हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है, तो यहां पर जो नंबर ऑफ स्फीयर बन पाएंगे, है ना, वो एग्जैक्टली कितने बन पाएंगे, 15 बन पाएंगे। तो यहां पर इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि नन ऑफ दीज भी दिया तो आपको लगेगा 15 पॉइंट समथिंग है तो या तो 16 होगा, है ना, या तो फिर इतना ही मान के चलते हैं तो नन ऑफ दीज आंसर मार्क करके आते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर जो पूरे पूरे स्फीयर्स बनेंगे वो 15 बनेंगे, बाकी जो हमारा बच रहा है मटेरियल वो वेस्ट हो गया हमारा, है ना, उससे 16वां जो स्फीयर है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप इसको राउंड फिगर में 16 ले लो, क्योंकि 16 भी दिया है इसमें, 15 लेना है इसका। ठीक है, तो ये सवाल में आपको एक नई चीज यहां पर समझनी थी। बाकी जगह पे जैसे आपने टाइम एंड वर्क में कोई सवाल किया, उसमें नंबर ऑफ पेजेस वाला सवाल आता है, तो नंबर ऑफ पेजेस वाला सवाल जो आता है उसमें कुछ डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो आप उसको पूरा पेज मान लेते हो, क्योंकि उस पेज पर अगर आपने कुछ भी लिखा है तो वो पेज काउंट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो वहां पर डिपेंड करता है कि राउंड फिगर में कब लेना है, क्यों लेना है, उसका रीजन वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे आ जाते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है कि ए पर्सन कवर्स 5/18 of the total journey by train, 7/20 by bus, 26 2/3% of total journey by car and remaining 1330 meter on foot. Find the total journey. आपसे टोटल जर्नी कितनी है वो आपसे पूछ रहा है। तो टोटल जर्नी का कितना कितना हिस्सा आपने कैसे कैसे ट्रैवल किया है वो आपको बताया गया है। आपसे टोटल जर्नी की वैल्यू पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, तो मैंने यहां पर क्या देखा, देखो मैंने यहां पर देखा कि मेरे पास में एक तो 5/18 लिखा हुआ, एक बार लिखा हुआ है कितना 7/20, और ये कितना हो जाएगा सर आपका 80, 3 into 26 कितना होता है सर 78, और 280/300, है ना, तो ये 8/30 हो गया, ये 8 कितना हो गया सर 30 हो गया, और उसके बाद कितना है सर 1330 है। ठीक है, ऐसा कुछ आपसे बोला गया। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। मैंने बोला 18 20 30, तो मैंने मान लिया कि मेरा जो टोटल जर्नी है या टोटल डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया 180, वो मैंने मान लिया 180। तो 180 मानने से होगा क्या कि आपने क्या बोला सर, पहला आपने किससे ट्रेवल किया सर, ट्रेन से, तो ट्रेन से आपने कितना किया सर, इसका 5/18, तो इसका 5/18 करेंगे आप ट्रेन से। उसके बाद आपने किससे किया सर, बस से किया, तो बस से आपने कितना किया सर, बस से आपने 7/20 किया, तो 7/20 आपने किया है किसका सर 180 का। उसके बाद सर आपने किससे किया है सर, आपने कार से किया है, कार से कितना किया सर आपने 8/30, तो 8/30 इंटू 180 करेंगे आप, और उसके बाद फिर आपने पैदल चलकर किया है, वो आपने कितना किया है सर 1330 किया है, ऐसा बोला गया। अच्छा, तो यहाँ से सवाल सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा सर 50 आएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा सर 63 आएगा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा सर 48 आ जाएगा, है ना, 48 आ जाएगा। ठीक है सर, तो इसका टोटल करके देख लेते हैं। तो ये 60 40 100 150 हो गया, 8 3 11, तो ये कितना हो गया सर आपका 161, ये 161 हो चुका है। टोटल कितना था सर आपके पास
180 में से 61 माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 19। ये कितना हो जाएगा सर आपका 19। तो ये जो 19 है इसकी जो वैल्यू है वो 1330 मीटर है ना। ये जो 19 है 19 यूनिट वो एक्चुअली में 1330 मीटर के बराबर है। ठीक है सर, आपको टोटल जर्नी निकालना था यानी कि 180 किलो निकालनी थी आपको। तो 180 अपॉन 19 इंटू 1330 मीटर। अब ये जो चीज़ आ रही है मीटर में आ रही है, बट आपको किस में चाहिए सर, आपको किलोमीटर में चाहिए। तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो अब जो चीज़ आएगी वो किस में आ जाएगी सर, किलोमीटर में आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि सर यहाँ से 1 और ये 2 0 तो कैंसिल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा सर 18 इंटू 133 और यहाँ पर कितना आएगा सर आपके पास 19 और यहाँ पर 1 0 और लगा हुआ है। ठीक है सर, अब यहाँ पर 8 3 24 हो गया, 24 हो गया यानी कि ऊपर जो नंबर होगा उसकी यूनिट बेस पे कितना होगा सर 4 होगा और नीचे यहाँ पर 9 है यूनिट बेस पर। तो 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाए, 9 6 54 होता है यानी कि यूनिट बेस पर 6 होगा। यानी कि यहाँ पर जो भी होगा उसको सॉल्व करोगे तो यूनिट बेस पर 6 होगा, उसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो 0.6 यहाँ पर तो कहीं नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो 12.6 होगा। ठीक है, तो ये थोड़े से जो यूनिक तरीके बता रहा हूँ कैलकुलेशन को कम करने के, वो थोड़ा सा ध्यान देना। क्या बोला मैंने फिर से देखो, ये जो नंबर ऊपर है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 3 24 होगा यानी कि ऊपर जो भी नंबर है उसके यूनिट बेस पर 4 है, नीचे जो भी नंबर है यहाँ पर उसके यूनिट बेस पर 9 है। अब आप सोचो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो 9 इंटू 6 करने पे 54 होता है, मतलब 9 में से क्या मल्टीप्लाई करें कि यूनिट बेस पे 4 आ जाए तो वो 6 होता है। बट यहाँ 10 से डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल के बाद आ जाएगा। अब आप देखो डेसिमल के बाद ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 6 है, तो वो ऊपर वाला ए ऑप्शन है। बस इतना ही हमारा आंसर होगा। बाकी इसको सॉल्व तो आप कर सकते हो, इसको कैलकुलेट आप कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसको यहाँ से रब करते हैं। बाकी नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं भैया। आपसे क्या बोला, इफ फर्स्ट नंबर इज 8.33% लेस देन थर्ड नंबर एंड द रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 15:16, देन एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज हाउ मच % मोर और लेस देन सेकंड नंबर। तो आपसे बोला भैया पहला नंबर जो है वो तीसरे नंबर से 8.33% कम है, सेकेंड और थर्ड का जो रेशियो है 15:16 है, फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज है वो सेकेंड नंबर से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। मैंने कहा सर मेरे पास 3 नंबर हैं, ये तो मुझे पता चल चुका है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आपसे क्या बोल रहा है 8.33% जो है वो कम है, इसका मतलब होता है सर 1/12 कम होना। किसके साथ देन लगा है सर, तो बोला है फर्स्ट नंबर जो है वो इतना % लेस है देन थर्ड नंबर। देन थर्ड नंबर यानी कि ये नंबर जो है ये थर्ड नंबर है और फर्स्ट नंबर जो होगा उससे 1 कम होगा। तो अगर ये 12 होगा तो ये 11 होगा। ठीक है सर, सेकेंड और थर्ड का रेशियो कितना दिया है सर 15 और 16। ठीक है सर, ये चीज हो गई सर। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब आप ये बोलोगे सर कि ये जो चीज है इसको तो सेम होना चाहिए, ये जो चीज है इसको क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। तो 12 और 16 का एलसीएम ले लिए 48, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा सर 44, ये बनेगा सर 45 और ये बनेगा सर 48। अब आपसे बोला कि फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज है, फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज है जो कि कितना आएगा सर 46 आएगा, वो सेकंड से कितने प्रतिशत ज्यादा है। मैंने कहा ज्यादा तो है, कितना ज्यादा, 1। और किससे कंपैरिजन हो रहा है, इससे कंपैरिजन हो रहा है। तो 1/45 इंटू 100 कर देंगे तो सॉल्व करने पे कितना आएगा सर 2.22%। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब आएगा कि जो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज है वो सेकंड नंबर से 2.22% ज्यादा है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल है, आसान है, इजी है। इसको देखें आप एक बार, फर्स्ट और सेकंड के बीच में रिलेशन दिया था, है ना, फर्स्ट और थर्ड के बीच में रिलेशन दिया था, सेकंड और थर्ड के बीच में डायरेक्टली रेशियो दिया था। अब हमने थर्ड नंबर पे देखा कि 12 और 16 लिखा तो उसको सेम बनाना पड़ा, इसलिए एलसीएम ले लिया 12 और 16 का 48, यानी कि 4 से ऊपर 3 से नीचे। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड का एवरेज निकाल लिया जो कि 44 और 48 का 46 आएगा, और उसको 45 से कंपेयर कर लिया जिससे पता चला कि वो 2.22% ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आपसे बोल रहा है 63, 71, 80 एंड 90 आर 4 नंबर्स, देन व्हाट शुड बी एडेड इन दीज नंबर्स टू मेक देम इन प्रोपोर्शन। आपके पास 4 नंबर हैं, आपसे पूछ रहे हैं इनमें हम क्या ऐड कर दें जिससे कि ये आपस में प्रोपोर्शन में आ जाए। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है सर, जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं, जब दो रेशियो A/B C/D आपस में इक्वल टू हो जाए तब हम उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। अब यहां पर सवाल में क्या बोल रहा है कि भैया 63 में आप कुछ जोड़ रहे हो, 71 में आप कुछ जोड़ रहे हो, 80 में आप कुछ जोड़ रहे हो, 90 में आप कुछ जोड़ रहे हो, और ऐसा करने पे जो आपको मिलेगा वो आपस में प्रोपोर्शन होगा, यानी कि इसका रेशियो आपस में क्या होगा सर, बराबर होगा, तभी ये प्रोपोर्शन होगा। बट x जोड़ने पर होगा। अब x जोड़ने पर होगा तो x निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक तरीका क्या है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व करके x निकाल लो। तो ये तरीका तो बहुत ही लेंथी हो गया, है ना, इस पर टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। दूसरा तरीका ये कि आप इसमें ऑप्शन सेटिस्फाई करा दो, ठीक है, आप इसमें ऑप्शन सेटिस्फाई करा दो। तो ये पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ऑप्शन सेटिस्फाई करा दो कि यहां पर पुट करके देखो 6, 5, 4, 2 और देखो किस केस में इनका रेशियो सेम आ रहा है ना, ऐसा भी आप कर सकते हो, बट उसमें भी थोड़ा सा समय तो जाएगा। एक यूनिक तरीका क्या है सर कि आपने ये नंबर लिखा 63, 71, 80 और 90, ये आपने नंबर लिख दिया, ठीक है। सेकेंड नंबर और फोर्थ नंबर को यहां पर हटा दो, पहले दो का डिफरेंस निकालो 8, आखिरी दो का डिफरेंस निकालो 10, पहले दो का डिफरेंस निकालो, आखिरी दो का डिफरेंस निकालो, ठीक है। मतलब पहले दो का एक जोड़ा बना लो, आखिरी दो का जोड़ा बना लो। इसमें हर जोड़े में जो दूसरा वाला नंबर है उस पर क्रॉस लगा के रख लो, ठीक है सर। अब इसका डिफरेंस निकाला, इसका डिफरेंस निकाला, जो डिफरेंस आया उसका फिर से डिफरेंस निकाला, ठीक है सर। अब क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो। किस वाले को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस तो करना है, पहले तो क्रॉस करना है, और किस वाले को करना है जिसपे क्रॉस नहीं लगा है, जिसपे क्रॉस नहीं लगा है। तो इसमें से इसको मल्टीप्लाई करना है और इसमें से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अच्छा से। अब यहां पर क्या हो गया सर 630, यहां पर क्या होगा सर 640, तो डिफरेंस कितना आएगा सर 10 आएगा। यानी 2 किलो 10 है तो 1 किलो कितनी है सर 5 है। और ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आती है यही हमारा क्या होता है सर x होता है, जो कि आपको इसमें ऐड करना था, जो कि आपको इसमें ऐड करना था। अब ये सवाल सब्ट्रैक्शन पे भी आ सकता है कि कोई 4 नंबर है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें जिससे कि वो प्रोपोर्शन में हो जाए। तो सेम प्रोसेस आपको करना है कि यहां पर 4 नंबर लिखा, सेकंड और फोर्थ पे क्रॉस लगाया, पहले दो का डिफरेंस, आखिरी दो का डिफरेंस, फिर डिफरेंस का डिफरेंस, उसके बाद इसको क्रॉस किया, इसको क्रॉस किया, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली। वो जो 1 यूनिट की वैल्यू है वही आपका x है, चाहे वो ऐड करना हो चाहे वो सब्ट्रैक्ट करना हो। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये एक यूनिक तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है। बाकी इससे भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे बोला है वेसल कंटेन्स 100 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 22:3. 40 liter of the mixture is taken out from the vessel and 4.8 liter of pure milk and pure water is added to the remaining quantity of mixture. By what percent quantity of water is less than the quantity of milk in the final mixture? तो आपके पास में एक 100 लीटर का मिक्सचर है दूध और पानी का, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 22 और 3 का है। आपने उस मिक्सचर में से 40 लीटर मिक्सचर निकाल लिया और उसके बाद आपने 4.8 लीटर प्योर दूध और प्योर पानी दोनों ही 4.8 लीटर मिला दिया। ऐसा करने के बाद जो नया मिक्सचर आपको प्राप्त होगा उसमें वाटर जो है वो मिल्क से कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। हमने बोला सर हमारे पास में जो मिल्क और वाटर है, हमारे पास जो मिल्क और वाटर है उसका जो रेशियो है सर वो 22 और 3 का है। 22 और 3 मिलाकर 25 होते हैं सर, और इस 25 की जो वैल्यू है वो आपके पास में 100 लीटर दी गई है। हम चाहे तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, बट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे फायदा नहीं होगा। हमने बोला सर 40 लीटर हमने यहाँ से मिक्सचर निकाल लिया। 40 लीटर जब हमने मिक्सचर निकाला तो हमको मालूम है कि रेशियो चेंज नहीं होगा, वो 22 और 3 का ही रहेगा। बट यहाँ पर अब जो ये 25 यूनिट है, अब जो ये 25 यूनिट है, ये 25 यूनिट जो है वो 100 लीटर नहीं है। 40 कम करने के बाद ये कितना हो जाएगा सर 60 लीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि जो 1 यूनिट है वो कितना है सर, वो आपका 2.4 लीटर है। कैसे आया सर ये? आपको मालूम होना चाहिए कि 25 × 24 जो होता है वो 600 होता है। क्यों? क्योंकि 25 × 25 625 होता है ना, 625 होता है। ये एक कम गए तो 25 कम कर दिया, बट ये 2.4 होगा तो यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगा। ऐसा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि 1 यूनिट के लो आपके पास आ गई 2.4, तो 1 यूनिट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा सर 7.2। अगर ये 7.2 है टोटल 60 है तो इसको कम करेंगे 60 में से, तो ये आ जाएगा सर आपके पास में कितना 52.8 है ना, 52.8। तो ये 52.8 आ गया सर आपके पास में, ठीक है सर 52.8 आ गया।
अब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सर? ठीक है सर, 52 और 7 कितना हो जाएगा सर? 59 और ये आ जाएगा 60। ठीक है, अब इसके बाद आपने 4.8 वाटर मिलाया, 4.8 आपने मिल्क मिलाया, तो आप ये बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा? 8 8 16 हो जाएगा, और ये आ जाएगा सर 57, तो ये आ जाएगा 57.6, और ये आ जाएगा सर आपके पास में 12। क्या किया सर? इतना रेशो था आपके पास दूध और पानी का, उसकी क्वांटिटी इतनी थी, 40 लीटर निकालने के बाद रेशो चेंज नहीं हुआ बट क्वांटिटी चेंज हो गई। वहाँ से हमने 1 यूनिट निकाला, 1 यूनिट के लिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, इतना दूध इतना पानी अभी आपके पास बचा हुआ है, बट आपने कुछ मिलाया है। क्या मिलाया? आपने दूध और पानी मिलाया इक्वल क्वांटिटी में। कितनी क्वांटिटी? 4.8। इसको जोड़ा, इतना दूध इतना पानी अब आपके पास बचा हुआ है। अब इसको जो है, इसको अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो ये जो दूध लिखा हुआ है और ये जो पानी लिखा हुआ है, इसके बीच में अपने को तुलना करनी है। अब ये 576 है और ये आपका 12 है, 57.6 है और ये 12 है। अब आप ध्यान से देखो मैं क्या बोलने वाला हूँ, ध्यान से देखो मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैंने बोला कि सर अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटा दूँ तो ये बन जाएगा सर 576 और ये बन जाएगा सर 120। मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर, रेशो चेंज होगा नहीं होगा? ठीक है, अच्छा। अब ये 24 से जाएगा 24 बार और ये 24 से जाएगा 5 बार, तो आप ये बोल सकते हो कि दूध जो है वो 24 यूनिट है और पानी जो है वो 5 यूनिट है। तो पानी दूध से कितने प्रतिशत कम है ये पता लगाना था आपको, तो आप बोलोगे सर ये 24 से ये 5 कितना कम है सर? 19 कम है। और तुलना किससे हो रही है सर? आपका 24 से हो रही है ना। कितना कम है पानी, किससे तुलना हो रही है? दूध से, इंटू 100 कर दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें काटापिटी मचाएंगे। काटापिटी मचाएंगे तो सर क्या बोलेंगे सर? यहाँ पर अगर हम 4 से इसको कैंसिल करें तो ये 6 बार में जाएगा और ये 25 बार में जाएगा। ठीक है सर, अब 25 इंटू 19 करना है आपको। 25 इंटू 19 करने का मतलब है आप 20 माइनस 1 कर लो, तो ये 25 इंटू 20 कितना होगा सर? आपका 500 हो जाएगा, माइनस 25 करना है, यानी कि ये 475 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा सर? 475/6। तो यहाँ पर कितना आएगा सर? 6 7 जा 42। ठीक है, 55 बचेगा, 6 9 जा 54, 1 बचेगा, तो 79 1/6%। 79 1/6% का मतलब क्या होता है सर? 79.166%, 79.166%। ठीक है, 166%। तो ये आपके सवाल का सही जवाब आएगा। ठीक है, तो आपके पास में बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन जो है ये आपका सही ऑप्शन। 79 1/6% को हम लिख सकते हैं डेसिमल में 79.166%। ठीक है, तो करना क्या था, हमारे पास में 25 यूनिट यानी कि 22 और 3 25 यूनिट यानी कि 100 लीटर मिल्क और वाटर था। 40 लीटर निकाल लिया, अब 60 लीटर पानी है, उसका रेशो जो है वो 22 और 3 का ही है, यानी कि 25 यूनिट किलो 60 लीटर है, तो 1 यूनिट किलो 2.4 हो गई। 2.4 मल्टीप्लाई करने पे हमें एग्जैक्ट मिल्क और वाटर पता चल जाएगा। उसमें हमने कितना पानी कितना दूध मिलाया है वो ऐड करने पे ये हमारे पास फाइनल मिक्सचर आ जाएगा, जिसमें दूध और पानी की क्वांटिटी हमें पता चल चुकी है। अब हमें बस यही बताना है कि जो पानी है वो दूध से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले क्वांटिटी वाइज कितना कम है वो निकाल लेते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ से करते तो भी हो जाता, बट हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, तो हमने देखा कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 120 होगा। अब 24 का ये स्क्वायर है, 24 से ये 5 बार जाता है, तो 24 और 5 का रेशो आ गया। अब 5 24 से 19 कम है, 19 24 का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए, तो मेरे ख्याल से आज के सेशन में आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया बताया गया वो आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। अगर आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का मतलब ये आपके सामने है, ठीक है, ये आपके सामने, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारे एग्ज़ाम की तैयारी आप हमारे चैनल के थ्रू कर सकते हैं। इन सभी की क्लासेस जो हैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही बेस्ट अप्रोच के साथ में, है ना, बहुत ही सीक्वेंस वाइज आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं, कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है जो कि वेल रिसर्च्ड होता है, क्वालिटी कंटेंट होता है। ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं, और ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर जो मिलती हैं वो 100% फ्री मिलती हैं, 100% फ्री मिलती है। ठीक है, आपको इसके लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आराम से घर पे बैठ के, अपने कंफर्ट जोन पे बैठ के जब चाहें आप ये वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियोस में जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप इसे चेक कर सकते हैं, इसे आप रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार इसे देखकर हमें भी फीडबैक दिया करें हमेशा कि कैसा लगता है आपको कंटेंट वाइज, और आपको जो टीचिंग का जो तरीका है वो कैसा लगता है, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में या इंश्योरेंस के क्षेत्र में या एसएससी के क्षेत्र में कुछ जॉब ढूंढ रहे हैं तो बैंकिंग, एसएससी और इंश्योरेंस के एग्जाम की तैयारी भी आप इसी चैनल के थ्रू, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपको रीजनिंग और आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा,
और हमारा 40 डेज़ का जो क्रैश कोर्स चल रहा है ये अभी आगे चलकर काफ़ी दिनों तक चलने वाला है आपके पेपर तक। तो प्लीज़ इस वीडियोस को ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।